स्टूडेंट्स, हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिनको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं उनका हम बोलते हैं लूप और इटरेटिव स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब होता है रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट होती हैं उनको हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और लूप स्टेटमेंट्स भी इसलिए बोला है कि एक लूप चलता रहेगा, चलता जाएगा जब तक हमें एक कंडीशन मिल नहीं जाती। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अंटिल ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। तो क्या 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 कह रहा है स्टूडेंट्स, लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स जो होते हैं वो आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते रहते हैं जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन मिल नहीं जाती। अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट, जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन मिल नहीं जाती तो आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते रहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स, तीन टाइप के लूप्स हैं हमारे पास, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो सबसे पहले वाइल लूप। वाइल लूप एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, वाइल लूप एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली वाइल द कंडीशन इज ट्रू। तो वाइल लूप आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली तब तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। इट फर्स्ट चेक द कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इज इवैल्यूएट्स टू ट्रू देन द लूप स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। तो ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तब ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। और ये स्टेटमेंट्स को तब तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। तो वही है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस रिपीटेडली वाइल द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल मुझे 1 to 10 तक काउंटिंग दिखानी है, तो इसमें हमें करना क्या है, हमें पहले कोई ना कोई वेरिएबल लेना है, काउंटर वेरिएबल लेना है जिसे हमें 1 से स्टार्ट करना है। हर वक्त हमें कंडीशन को चेक करना है कि जो हमारा काउंटर है उसकी वैल्यू 10 या 10 से कम है और उसमें इंक्रीमेंट करते रहना है। जैसे पहली बार 1 वैल्यू है, उसको हमने चेक किया 10 से कम है तो उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे 1 को। फिर उस 1 में हम इंक्रीमेंट करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 को चेक करेंगे 10 से कम है, 2 को डिस्प्ले कर देंगे। इस तरीके से हम रिपीट करते रहेंगे। तो स्टूडेंट, इस एग्जांपल में देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है इंट आई इज इक्वल टू 1। आई एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज किया। उसके बाद वाइल लूप जिसमें मैंने कंडीशन लगा दी आई लेस देन और इक्वल टू 10। आई की वैल्यू अगर 10 या 10 से कम है, कंडीशन चेक कर रहा हूँ मैं, तो आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। प्रिंट है डबल कोट्स में मैंने लिखा है %n%d डबल कोट्स में और कोमा आई, मतलब आई की वैल्यू को हर न्यू लाइन पे प्रिंट करता रहेगा। और नीचे मैंने लिखा आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 1 है, उसके बाद कंडीशन को चेक किया, कंडीशन 10 से कम है तो 1 को प्रिंट कर देगा। फिर उस 1 में एक 1 मैंने आई प्लस प्लस लिखा है तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2। लूप दोबारा चलेगा, दोबारा कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर वैल्यू जो है 10 से कम है तो 2 को डिस्प्ले करेगा। फिर उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया, 3 आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, तो ये तब तक कंडीशन चेक पर होगी जब तक आई की वैल्यू 10 या 10 से कम रहती है। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आई की वैल्यू 11 हो चुकी है, मान लो आई की वैल्यू 11 हो चुकी है, वाइल कंडीशन में आई की वैल्यू को चेक किया जा रहा है, वो वैल्यू आई 10 या 10 से कम तो नहीं है, ज़्यादा है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से मुझे 1 से 10 तक काउंटिंग यहाँ पे मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं डू वाइल लूप की। वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है वो भी हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली वाइल द कंडीशन इज ट्रू। ये तो स्टेटमेंट सेम होगी कि वाइल लूप भी आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू हो, और डू वाइल लूप में भी हम यही कर रहे हैं कि डू वाइल लूप एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली वाइल द कंडीशन इज ट्रू। इट फर्स्ट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स देन चेक द कंडीशन। उसमें क्या था, पहले हम कंडीशन को चेक कर रहे थे, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे थे अगर कंडीशन ट्रू है तो। लेकिन ये पहले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। एंड इफ़ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू देन द लूप स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। देखो, पहले तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी, अगर
कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, मतलब वंस टाइम ही आपके लूप एग्जीक्यूट होगा। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस रिपीटेडली वाइल द कंडीशन ट्रू। तो ये कंडीशन आपका ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। तो इट एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एटलीस्ट वंस, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि पहले ही एग्जीक्यूट कर रहा है, बाद में कंडीशन चेक कर रहा है। तो हो सकता है कि पहले ही आपकी कंडीशन फॉल्स होती, लेकिन फिर भी इसने एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया ही किया, उसके बाद कंडीशन चेक की, अगर फॉल्स थी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में, कि वाइल पहले कंडीशन चेक कर रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो चलेगा ही नहीं, लेकिन डू वाइल में पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, बाद में कंडीशन चेक कर रहा है। तो एक बार तो वो एग्जीक्यूट कर ही देगा, चाहे उसके बाद कंडीशन फॉल्स है तो आगे वो लूप में जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैसे हमने लिखा इंट आई इजिकल टू 1, उसके बाद डू के बाद बॉडी स्टार्ट की ओपन करली ब्रेस से, फिर प्रिंट एफ में मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, फिर उसमें इंक्रीमेंट किया, और फिर उसके बाद कंडीशन चेक करें। तो पहले जब हम लूप चलेगा टॉप टू बॉटम चलेगा हमेशा, आई की वैल्यू 1 मिल गई उसको, तो प्रिंट एफ है उसमें वो आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, मतलब 1 प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस प्लस है तो उसमें 1 ऐड कर देगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, 2 होने के बाद कंडीशन चेक करेगा। 1 तो वैसे ही आ गया था बिना चेक किए ही, लेकिन कंडीशन बाद में चेक हुई। अब 2 को चेक करेगा, 2 की वैल्यू 10 या 10 से कम है तो दोबारा प्रिंट एफ पे जाएगा, 2 को डिस्प्ले कर देगा। फिर उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया, आई प्लस प्लस के कारण 1 का इंक्रीमेंट किया, वैल्यू होगी 3 को चेक किया, 10 से कम है तो लूप दोबारा चलेगा, 3 को प्रिंट कर देगा। इस तरीके से प्रिंट करता रहेगा। अब ऐसा केस भी आएगा, आई की वैल्यू 11 हो चुकी है, कंडीशन चेक की, 10 या 10 से कम है, नहीं है तो लूप से बाहर आ गए, तो यहाँ भी हमसे 1 to 10 तक काउंटिंग मिल जाएगी। अब एक केस सोचो, यहाँ वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 10 की जगह वाइल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होता, ठीक है। ऊपर आई की वैल्यू 1 है, लूप चलेगा जब तो कंडीशन तो कोई मिलेगी नहीं, वो आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, मतलब 1 प्रिंट कर देगा। फिर उसमें 1 का ऐड भी कर देगा आई प्लस के कारण, वैल्यू हो जाएगी 2। लेकिन नीचे कंडीशन क्या लगा रखी है, वाइल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, जो कि फॉल्स है, मतलब 1 उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन उसके बाद वाली वैल्यू कोई भी प्रिंट नहीं की इस केस में। तो ये डिफरेंस है। तो पढ़ते हैं कुछ हम वाइल और डू वाइल लूप के डिफरेंसेस के बारे में। स्टूडेंट्स जनरली जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सी लैंग्वेज पे, उनमें जनरली पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर में ये डिफरेंस पूछा जाता है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वाइल लूप एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली while the condition is true. It first checks the condition, and if the condition is evaluated to true, then the loop statements are executed, and this process continues repeatedly while the condition is true. तो वही स्टूडेंट्स है कि वाइल लूप आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू हो। ये पहले कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो लूप स्टेटमेंट्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करेगा, और वो तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जबकि डू वाइल लूप क्या करता है, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू। इट फर्स्ट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स देन चेक द कंडीशन, एंड इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू देन द लूप स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज रिपीटेडली व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू। तो इसमें क्या है, पहले वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, बाद में कंडीशन चेक कर रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप से बाहर आ जाएगा, लेकिन एक बार एग्जीक्यूट किया ही किया उसने। और अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लूप आपका चलता रहेगा, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो वाइल लूप इज़ द एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, क्योंकि एंट्री के टाइम पे ही ये कंडीशन को चेक कर रहे हैं, इसलिए ये एंट्री कंट्रोल लूप हो गया। जबकि डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, जब हम लूप से बाहर आ रहे हैं उस टाइम पे कंडीशन को चेक किया जा रहा है, इसलिए डू वाइल लूप हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसी तरीके से हम वाइल लूप को प्री टेस्टेड लूप भी बोल सकते हैं, प्री टेस्टेड लूप, PRETESTED, क्योंकि वाइल लूप पहले कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो वाइल लूप मेरा प्री टेस्टेड लूप होगा, जबकि डू वाइल लूप मेरा पोस्ट टेस्टेड लूप होगा, बाद में चेक कर रहे हैं। वाइल लूप इज प्री टेस्टेड लूप एंड डू वाइल इज ए पोस्ट टेस्टेड लूप। ये सिंटैक्स बता रखा था नीचे, खैर हिडन हो गया, हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। इसमें क्या था, पहले वाइल कंडीशन थी, फिर ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस में लूप की स्टेटमेंट थी, जबकि उसमें हम डू लिखेंगे, फिर डू के बाद ओपन करली ब्रेस आएगा, फिर लूप स्टेटमेंट्स आएंगी, फिर क्लोज करली ब्रेस आएगा, और क्लोज करली ब्रेस के साथ हम कंडीशन लगाएंगे, और उसमें लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। ये भी एक डिफरेंस है कि वाइल लूप को जब हम क्लोज करते हैं तो सेमीकोलन नहीं लगता, लेकिन जब हम डू वाइल लूप को क्लोज करते हैं
तो उसमें लास्ट में सेमी कोलन लगता है टर्मिनेट करने के लिए उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखें तो फॉर लूप है। फॉर लूप अब कैसे काम करता है? फॉर लूप एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स नहीं हो तो हम वाइल और डू वाइल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि लूप कितने टाइम तक चलेगा, उसके नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स हो, तब हम फॉर लूप को ही यूज़ करें तो बेटर रहेगा। तो फॉर लूप एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे मुझे पता है कि कोई लूप मुझे 20 बार चलाना है, तब मेरे लिए फॉर लूप इज़ द बेस्ट लूप। और अगर मुझे पता ना हो कि लूप कितने टाइम तक चलेगा, अनकंडीशनली चलेगा, अनकंडीशनली तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब कंडीशन लगा दी कोई भी, तब हम वाइल और डू वाइल को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे किसी नंबर को रिवर्स करना है। अब नंबर 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का डिजिट का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। उस केस में फॉर लूप इज़ बेटर नहीं है, क्योंकि फॉर लूप में मुझे नंबर ऑफ टाइम्स सिर्फ फिक्स में यूज़ होगा, लेकिन अगर अलग अलग डिजिट्स हैं उनको रिवर्स करना है तो फॉर लूप वहाँ पे कामयाब नहीं है। वहाँ पे वाइल और डू वाइल लूप कामयाब होंगे, क्योंकि वाइल और डू वाइल तब तक चलेंगे जब तक आपके नंबर हम सारे डिजिट को रिवर्स नहीं कर देते। तो 3 एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपके फॉर लूप में यूज़ होते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, जिसमें हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। दूसरा टेस्ट एक्सप्रेशन, जिसमें हम वैल्यू को चेक करते हैं। और तीसरा रिवैल्यूएशन एक्सप्रेशन, जिसमें हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, मतलब आई की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट की, ये मेरा इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है। फिर सेमी कोलन, फिर दूसरा मेरा टेस्ट एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें ये चेक करूँ कि आई की वैल्यू 10 या 10 से कम होनी चाहिए, फिर सेमी कोलन। फिर तीसरा मेरा रिवैल्यूएशन एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें मैं आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट एफ में जो इसकी लूप की बॉडी है उसमें आई की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे वो मेरा 1 to 10 तक शो कर देगा वैल्यूज़ को। तो ये तीनों टाइप के प्रोग्राम स्टूडेंट्स आपने करके देखने हैं, वाइल से रिलेटेड भी, डू वाइल से रिलेटेड भी, और फॉर लूप से भी। इनको आपने टाइप भी करना है और एग्जीक्यूट करके भी देखना है। तो पहली हमने पढ़ी थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिनको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। दूसरी हमने पढ़ी थी लूप और इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तीसरी जो हम पढ़ रहे हैं वो है जंप स्टेटमेंट्स, जहाँ पे हम अपने कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे। डिपेंड करता है कि हम उन्हें अनकंडीशनली करें या कंडीशनली करें। तो जंप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू ट्रांसफ़र द प्रोग्राम कंट्रोल टू एनी लोकेशन इन द प्रोग्राम अनकंडीशनली। तो जंप स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम कंट्रोल को किसी दूसरी लोकेशन में प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अनकंडीशनली। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जांपल हैं जंप स्टेटमेंट्स के, जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने गो टू का एग्जांपल बता रखा है। मैंने एक वेरिएबल लिया आई, जिसकी वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज की। उसके नीचे स्टूडेंट्स मैंने लिखा है एल कोलन। एल आपका कोई भी आइडेंटिफायर हो सकता है, मैं यहाँ पे एम भी लिख सकता हूँ, एन भी लिख सकता हूँ, एक्स, वाई, जेड भी लिख सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो, कोई भी आप लेबल डिफाइन कर सकते हो। और लेबल के डिफाइन करने से कैसे पता चलेगा वो लेबल है? हम लेबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद कोलन साइन लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एल के बाद कोलन साइन लिखा है, तो एल यहाँ पे एक लेबल हो गया। फिर मैंने प्रिंट एफ में आई की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाया है। जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे 1 थी तो 1 को प्रिंट आउट करवाया। फिर उसमें मैंने आई प्लस प्लस किया, मतलब उसकी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करवाया है। उसके बाद मैंने कंडीशन चेक किया, अगर आई की वैल्यू 10 या 10 से कम है तो मैंने वहाँ पे कर दिया गो टू एल। अगर आई की वैल्यू 10 या 10 से कम रहती है तो ये दोबारा एल लेवल पे पहुँच जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, सबसे पहले लेबल का तो छोड़ो, लेबल को उसने पढ़ लिया एक बार कंपाइलर ने, आई की वैल्यू 1 है, 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसने 1 का इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू होगी 2, लेकिन उसके बाद कंडीशन को चेक किया 10 या 10 से कम है, तो ये दोबारा गो टू एल मतलब उस लेवल पे पहुंच गया। और उस पहुंचने के बाद इसने 2 को प्रिंट कर दिया। फिर आई प्लस प्लस में के कारण उसमें इंक्रीमेंट किया, वैल्यू होगी 3, 10 या 10 से कम है तो दोबारा गो टू एल, 3 को प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से मुझे ये 1 to 10 तक काउंटिंग दिखा देगा। जनरली स्टूडेंट्स हमारी ये जो कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं जो भी हमने पढ़ी हैं अभी तक, इनमें हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। हमने ब्रेक का यूज़ ऑलरेडी स्विच केसेस में देख चुके हैं। इसके अलावा हम लूप्स में भी ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो और इसके अलावा कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हैं, उनका यूज़ हम सिर्फ लूप्स में ही कर सकते हैं।
तो डिफरेंस समझ लेते हैं पहले ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, फिर ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट कोजेज एंड एग्जिट फ्रॉम द स्विच केस कंस्ट्रक्ट। स्टूडेंट हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि स्विच केस से बाहर आने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ए लूप। एक लूप को भी टर्मिनेट करने के लिए हम उसमें ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं जिससे लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट्स स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप। ये जनरली कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी सिर्फ लूप्स में यूज़ होती है, और लूप्स में भी किसी करंट इटरेशन को छोड़ के मुझे नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू करना हो तो हम वहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। तो जैसे मान लो मेरे लूप की 10 इटरेशंस हैं, तो किसी पर्टिकुलर इटरेशन को छोड़ के मुझे बाकी की 9 इटरेशंस को वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा जो मेरे पास डिफरेंस है वो ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, इट इज़ यूज्ड इन लूप एंड स्विच केस कंस्ट्रक्ट। मैंने आपको बताया है स्विच केस कंस्ट्रक्ट में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर चुके हैं, तो इसके अलावा हम लूप स्टेटमेंट्स में भी ब्रेक का यूज़ करते हैं। जबकि कंटिन्यू के बारे में क्या है, इट इज़ यूज्ड ओनली इन लूप्स। हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को सिर्फ लूप के अंदर ही यूज़ करते हैं। ये एग्जाम्पल बताया हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1, मैंने एक आई लिया जिसकी वैल्यू मैंने 1 ली, और मुझे 10, फिर मैंने दूसरा यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन दिया कि आई की वैल्यू 10 से या 10 से कम हो, और फिर मैंने रिवैल्यूएशन एक्सप्रेशन में इसको इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, इसमें मतलब कहने का मतलब अगर मैं सिंपली इतना करता हूँ तो ये लूप मेरा 1 से लेकर 10 तक चलेगा। लेकिन इस लूप के अंदर मैंने एक कंडीशन लगा दी, इफ़ आई इज इक्वल टू 5 ब्रेक। तो उसके बाद मैंने फिर आई की वैल्यू को प्रिंट आउट भी कर रहा हूँ। तो ये लूप में पहली बार आई की वैल्यू 1 आएगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो इफ़ कंडीशन के कारण ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू 5 है, नहीं है, तो ये ब्रेक करेगा ही नहीं, ये डायरेक्टली प्रिंट एफ पे पहुँच जाएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, मतलब स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू को अगली बार लूप चलेगा तो अगली बार आई की वैल्यू 2 होगी, 2 को चेक करेगा, इफ़ आई इज इक्वल टू 5 मतलब 2 इज इक्वल टू 5, नो, ब्रेक स्टेटमेंट में जाएगा ही नहीं, तो ये 2 को प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से 3 को प्रिंट कर देगा, 4 को प्रिंट कर देगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आई की वैल्यू 5 है, तो आई की 5 वैल्यू जैसी 5 आएगी ये ब्रेक कर देगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा। तो एक्चुअल में इसने जो हमें आउटपुट दिखाई उसमें 1, 2, 3 और 4 ही डिस्प्ले किया, 5 आते ही वो लूप से बाहर आ गया। अब यही हम कंटिन्यू में यही एग्जांपल देखें तो उसमें क्या किया, उसमें मैंने आई इक्वल टू 5 फिर कंटिन्यू ले रखा है। तो इस केस में आई की वैल्यू 1 होगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल बता रहा हूँ। इसमें आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक करेगा 5 इक्वल है या नहीं है, इक्वल नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 है, तो ये कंटिन्यू तो करेगा ही नहीं, 1 को प्रिंट कर देगा सिंपली, स्किप तो करेगा ही नहीं, तो आई की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 होगी, चेक किया उसने, इफ़ आई इज इक्वल टू 5, नो, कंटिन्यू पे जाएगा ही नहीं और 2 को प्रिंट कर देगा नीचे प्रिंट एफ के कारण। फिर दोबारा आई की वैल्यू 3 होगी क्योंकि लूप तो 10 तक चलना है, वहाँ पे लूप ख़त्म हो गया था क्योंकि हमने ब्रेक कर दिया था, लूप 5 पे ही ब्रेक हो गया था। तो ऐसे ही फिर इसमें एक टाइम ऐसा आएगा, आपको 1 भी शो कर दिया इसने, 2 भी शो कर दिया, 3 भी शो कर दिया, 4 भी शो कर दिया। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब आई की वैल्यू 5 आएगी, तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 आएगी ये उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर देगा, ये उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर देगा और फिर नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 6 है तो 6 को प्रिंट कर देगा, फिर इसी तरीके से 7 को प्रिंट करेगा, 8 को प्रिंट करेगा, 9 को प्रिंट करेगा, 10 को प्रिंट करेगा, सिर्फ 5 को प्रिंट नहीं करेगा। तो इस केस में मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, सिर्फ 5 प्रिंट आउट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे प्रोग्राम्स आपको करके देखने हैं, इनको लिखना भी है और एग्जीक्यूट करके भी देखना है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, आपका धन्यवाद होगा।